नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। पटना में दीघा से एम्स तक एलिवेटेड रोड के उद्घाटन के साथ ही विकास का नया रास्ता खुल गया है। 12.5 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड रोड से पटना को जाम से मुक्ति मिलेगी। साथ ही उत्तर बिहार से राजधानी आने वाले लोगों को बड़ा फायदा होगा। लंबे इंतजार के बाद एम्स दीघा एलिवेटेड कॉरिडोर का सीएम नीतीश ने उद्घाटन कर दिया। इसी के साथ ही न सिर्फ पटना वालों को बल्कि एम्स जाने और दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार के लिए जाने वालों को भी जाम से निजात मिल गई। ये राहत कितनी बड़ी है, इसकी बानगी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे दो संवाददाता साकेत कुमार और रविश नारायण एक साथ एम्स के छोर से सफर की शुरुआत करेंगे। साकेत जहां एलिवेटेड कॉरिडोर के जरिए दीघा के लिए निकलेंगे, तो रवि पुल के नीचे से पुराने रास्ते के जरिए। मैं पुराना रोड जो पहले चल के जाता था नीचे से, उधर से गुजरूंगा, जबकि हमारे साथ हमारे सहयोगी रिपोर्टर साकेत जो है वो नए एलिवेटेड रोड से जाएंगे और देखेंगे कि दोनों के बीच कितने का समय अंतर रहता है। लोगों को कितनी राहत है। न्यूज़ 18 ये दिखाना चाहता है कि आखिर जो लोगों को समय लगता था उसमें कितनी बचत हो रही है। तो वही अभी हम अपने दर्शकों को दिखाने भी जा रहे हैं। एक साथ दोनों गाड़ी निकलेगी यहाँ से, और कौन सी गाड़ी कितने बजे और कितनी देर में पहुंचती है ये हम अपने दर्शकों को अभी दिखाएंगे। समय दोपहर के 1:32। गाड़ी देख लीजिए, 1 यहाँ पे 32 हुए हैं और 1:32 पर हम लोग दोनों गाड़ियां एक साथ निकलेंगी यहाँ से। एम्स के छोर से दीघा के लिए करीब 12.5 किलोमीटर की दूरी के लिए साकेत और रविश नारायण सफर पर निकल चुके हैं। संवाददाता साकेत की गाड़ी जहां एलिवेटेड रोड से फर्राटे भर रही है, तो संवाददाता रविश नारायण की गाड़ी पुराने रास्ते से सुस्त रफ्तार से जा रही है। समय दोपहर के 1:37। 1:32 पर हम जो एम्स के तरफ से ये एलिवेटेड रोड शुरू होता है वहां से चले थे, और अभी देखिए 1:37 हो रहे हैं और हम लगभग अब पहुंचने वाले हैं। सफर शुरू हुए लगभग 5 मिनट बीत चुके हैं। साकेत जहां एलिवेटेड कॉरिडोर से दीघा तक पहुंचने के करीब हैं, वहीं रविश नारायण की गाड़ी रेंगती हुई आधी दूरी भी नहीं पूरी कर पाई है। समय दोपहर के 1:40। हम एलिवेटेड सड़क के दूसरे छोर पर यानी दीघा पहुंच गए हैं, और वहां पर 1:32 में हमने सफर शुरू किया था और यहां पर 1:40 में यानी 8 मिनट का समय लगा है। आप देखिए घड़ी में मेरे 1:40 में यहां पर पहुंच चुका हूं मैं। महज 8 मिनट में साकेत एलिवेटेड रोड के जरिए एम्स से दीघा तक का सफर पूरा कर चुके हैं। देखते हैं पुराने रास्ते से दीघा आ रहे रविश नारायण कहां हैं। समय दोपहर के 1:42। अभी लगभग 10 मिनट का समय हम लोगों ने सफ़र तय किया है, और आपको तो बता दूं कि ये 1:42 हो गए हैं, और 10 मिनट के सफ़र के बाद हम लोग अभी पहुंच रहे हैं बेली रोड, जहां से क्रॉस करते हैं। रवि को अंदाजा भी नहीं है कि साकेत दीघा के छोर पर पहुंच चुके हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं। मुझे एलिवेटेड सड़क से दीघा तक पहुंचे हुए 20 मिनट का समय हो चुका है, लेकिन अब तक हमारे सहयोगी रवि जो नीचे के रास्ते से, जो पुराना रास्ता है उस होकर यहाँ पर आ रहे थे, वो अब तक नहीं पहुंचे हैं। हम अभी भी उनका इंतजार कर रहे हैं। साकेत जहां 8 मिनट में दीघा पहुंचकर इंतजार कर रहे हैं, वहीं रवि अभी भी रास्ते में है और जाम में फंसकर रवि की गाड़ी अब रेंग रही है। समय दोपहर के 1:55। अभी एम्स से निकले हम लोगों के लगभग 25 मिनट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं 1:55 हुए हैं।
लगभग 25 मिनट यहाँ पे हुए हैं और अभी तक हम लोग जो रास्ते हैं वो रास्ते में ही हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे लंबी जाम अमूमन जो लगती है वो जाम में हम लोग फंसे हुए हैं। सामने आप देख सकते हैं कि जेपी सेतु पुल जो है वो आने को है, जहाँ पे एलिवेटेड जो नई सड़क जो बनी है वो और ये पुरानी सड़क दोनों मिलती है। समय दोपहर के 2:08। साकेत की दीघा के छोर पर पहुंचने के करीब आधे घंटे बाद रवि एस नारायण दीघा के छोर पर पहुंचते हैं। तो अभी देखिए मेरी घड़ी में 2:08 हो रहे हैं और अब जो हमारे सहयोगी थे वो देखिए उनकी गाड़ी हमें दिख रही है, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। साफ है पुराने रास्ते से एम्स और दीघा के बीच की दूरी तय करने में करीब 40 मिनट का वक्त लगता है। अगर जाम ज्यादा रहा तो ये समय 1 घंटे का भी हो जाता है, जबकि वही समय एलिवेटेड रोड से घटकर मात्र 8 मिनट रह गया है। समय और दूरी की बचत को लेकर राहत का एहसास आप हमारे दोनों संवाददाताओं के चेहरे को देखकर लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं रवि से। रवि, 2:08 में आप पहुंचे हैं। 1:32 में हमने शुरू किया था और ये लगभग हम लोगों को 40 मिनट के लगभग यहाँ पे लगे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत इस पुल के जो एलिवेटेड रोड बना है इसके बनने से लोगों को मिली है और ये राहत निश्चित तौर पर लोगों को काफी सुकून देगा। अपने सहयोगी रवि के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। आगे बढ़ते हैं। बेतिया में शराब के अवैध धंधे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बेतिया पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाले अड्डे पर छापेमारी की, जहां से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। दरअसल शिकारपुर थाना क्षेत्र के धांगर टोली में शराब बनाए जाने की सूचना पर शिकारपुर थानाध्यक्ष ने पूरी टीम के साथ छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में शराब और शराब बनाने का सामान बरामद हुआ है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आसपास के कई घरों में छापेमारी की। पुलिस ने जब एक घर के फर्श की खुदाई की तो पुलिस के होश उड़ गए। फर्श के नीचे शराब के गैलन गाड़कर रखे गए थे। बड़े बड़े गैलन के मिलने के बाद पुलिस ने गलियों में भी सर्च अभियान चलाया तो वहां भी भारी मात्रा में शराब के गैलन मिले। फिलहाल पुलिस ने मिले शराब और शराब बनाने वाले सामान को नष्ट कर दिया है और उन घर वालों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है जिनके घरों से शराब के गैलन मिले हैं। मधुबनी के बिस्फी से बीजेपी के एक विधायक ने ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद सियासत में मजहब को लेकर नई बहस छिड़ गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में अब जुबानी जंग तेज हो चुकी है। लिखल मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठकर। हिंदी है, वतन है हिंदुस्तान। दुनिया में इसे भी झूठ बात हो कोई। बिस्फी के बीजेपी विधायक का ये ज्ञान सुनकर इकबाल की आत्मा भी अपनी पंक्तियों पर अचंभित हो रही होगी, लेकिन ये दूजे किस्म की सियासी बयार है जहां मजहब की परिभाषा थोड़ी जुदा है। एक बार फिर सुनिए बिस्फी से बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचोल के ये बोल। लिखल मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठकर। हिंदी है, वतन है हिंदुस्तान। दुनिया में इसे भी झूठ बात हो कोई। इसे भी झूठ बात नहीं है। मजहब खूब सिखाता है बैर बार करना। मजहब सिखाता है कि आपकी बात नहीं मानता है तो काट दो, रेप कर दो। मजहब सिखाता है, मजहब सिखाता है। लेकिन हमारी संस्कृति क्या सिखाता है? जो पत्थर में भी भगवान है। दरअसल बिस्फी से बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचोल पहुंचे तो थे विद्यापति की याद में आयोजित मिथिला विभूति पर्व समारोह में, लेकिन मंच पर चढ़ते ही बचोल का ज्ञान छलकने लगा। जाहिर है जब जुबान खुली है तो सियासी जंग भी होगी। बीजेपी ने बचोल का बचाव किया तो कांग्रेस और आरजेडी को बचोल का ये बयान बेहद नागवार गुजरा है। तो मुझे लगता है कि हर मजहब अच्छा होता है, उसको अच्छे तरीके से अगर पेश किया जाए, उसको देखा जाए, उसकी जो खूबियां हैं उन खूबियों को अगर सामने लाया जाए तो मजहब में कोई खराबी नहीं है। उनके जो ऐसे जो दुर्गुण होते हैं मजहबों में, उन दुर्गुणों को सामने ला करके उसका नाजायज फायदा उठाने वाले ही मजहब। आगे बढ़ते हैं। खबर भागलपुर से। भागलपुर में चोरी का आरोपी युवक भीड़ के हत्थे चढ़ गया और लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि युवक एक महिला का पर्स छीनकर भाग रहा था, तभी लोगों ने उसे पकड़ लिया। दरअसल महिला सब्जी की खरीदारी कर घर लौट रही थी, तभी युवक ने महिला का पर्स झपट्टा मारकर भागने लगा। भीड़ ने युवक को पकड़ लिया और पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। अरे एक मिनट
और इस वक्त एक बड़ी खबर बक्सर से आ रही है, जहां बेखौफ अपराधियों ने पूर्व मुखिया के बेटे को गोली मार दी है। युवक ने अस्पताल ले जाने के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक का नाम दिग्विजय सिंह है। बताया जा रहा है कि दिग्विजय अपने खेत में थे, तभी बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। फिलहाल आक्रोशित परिजनों ने शव के साथ सड़क को जाम कर दिया है और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पूर्व मुखिया के बेटे को गोली मारी है। बक्सर में अपराधियों ने अस्पताल ले जाने के दौरान युवक की मौत हो गई। पटना पुलिस ने 29 नवंबर की रात चरैयाटाड़ पुल पर ऑटो लूटपाट और हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड को अंजाम आपराधिक प्रवृत्ति के ऑटो ड्राइवर ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर दिया था। पुलिस ने हत्या में शामिल 2 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि यह घटना बीती रात की है। दरअसल पति पत्नी ऑटो में सवार होकर घर निकले, तभी ऑटो ड्राइवर ने चरैयाटाड़ पुल के पास ऑटो रोककर अपने साथियों के साथ मिलकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया और जब महिला ने विरोध किया तो उसे गोली मार दी। महिला ने अस्पताल जाने के दौरान दम तोड़ दिया। 29 नवंबर को अर्ली मॉर्निंग में लगभग 12:30 बजे रात में एक ऑटो में पति पत्नी जो है वो आ रहे थे। चरैयाटाड़ पुल के पास जो है वहाँ पर उनके साथ घटना हुई, छिनतई की घटना हुई और उसमें जो है पत्नी की गोली मार दी गई, जिससे उनकी इलाज अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। पटना रेलवे स्टेशन पर ये कुल 4 लोग थे और ये लोग अगमकुआं की तरफ गए। उधर पर जा कर के इन लोगों ने देखा कि एक पति पत्नी जो है, एक महिला एक पुरुष जो है वहाँ पे खड़े हैं और कहीं जाने के लिए हाथ दे रहे हैं। तो इन लोगों के अंदर जो है क्राइम करने का जो है वहीं से ये लोग प्लानिंग किए और वहाँ पर उन लोगों को बैठाए और चरैयाटाड़ पुल के पास रोक करके उनके साथ जो है पैसे जो है उनसे मांगने लगे। उसके बाद जो है महिला के द्वारा जो है कुछ विरोध किया गया, तो इसमें उनके द्वारा गोली चलाई गई। खबर भागलपुर से। भागलपुर पुलिस ने कुख्यात दिव्यांशु उर्फ सोनी झा को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। जब पुलिस छापेमारी करने पहुंचे तो अपराधियों ने बम से हमला किया, जिसमें 4 पुलिसकर्मी मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। पकड़े गए अपराधियों के पास से 2 पिस्टल, 1 कट्टा, कई अर्धनिर्मित पिस्टल के साथ ही कारतूस बरामद किए गए हैं। 10 से ज्यादा आपराधिक मामलों में शामिल रहा है और लगातार इस पे कार्रवाई की जाती है, परंतु जेल से छूटने के बाद ये फिर से इसके द्वारा इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाता है। इस पे जो भी मामले दर्ज हैं उस पे स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा और उसके लिए प्रस्ताव भेजा जा रहा है। एक तरफ आज हम विज्ञान की आधुनिक तकनीकों की बात करते हैं, मंगल ग्रह पर जाने के दावे करते हैं, लेकिन राजधानी पटना से एक ऐसी तस्वीर आई है जो आधुनिक समाज में रह रहे लोगों को मुंह चिढ़ा रही है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा घाट पर आस्था के नाम पर अंधविश्वास का घंटों खेल चलता रहा, लेकिन वहां मौजूद प्रशासन के लोग मूक दर्शक बने रहे। आप भी देखिए अंधविश्वास का खेल। आप तो ड्यूटी पर हैं। तो हटाया जा रहा है। हाँ हटाया जा रहा है, पूरे गाय घाट में हो रहा है। चलिए भीड़ मत लगाइए। मैजिस्ट्रेट साहब शायद कन्नी काट रहे हैं, लेकिन जरा इन भगत जी को सुनिए, कैसे चीख चीख कर कह रहे हैं कि वे मंत्र के जरिए बुरी आत्माओं को गंगा घाट पर बुलाते हैं और इंसानों में घुसी बुरी आत्माओं को शरीर से मुक्त कराते हैं। आत्मादाह करके कोई भी लोग अपना प्राण खर्च देते हैं तो उनको लोग तंग करते हैं। जैसे में मुंह से जो है से आवाज़ नहीं आना, होश बेहोश कर देना, बहुत तरह के प्रकार का बीमारी दे देना। तो गंगा मैया में इतना सत्य है कि इनको दर पे, इनको चरण पे दर्शन करने आते हैं और इनको महिमा से सब शांति होकर यहाँ से अपना घर द्वार जाते हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने जब ऐसे अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की, तब जाकर न्यूज 18 की पहल पर प्रशासन की टीम हरकत में आई और घाट पर भूत प्रेत का खेल दिखाते लोगों को वहां से हटाया गया। ये हाल तब है जब कार्तिक पूर्णिमा को लेकर प्रशासन की ओर से राजधानी के तमाम गंगा घाटों पर मैजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। लेकिन ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि आधुनिक दौर में जी रहे आम इंसानों पर अंधविश्वास किस कदर हावी है। न्यूज 18 के लिए पटना से मनोज गिर।
कोरोना ने यूं तो पूरी दुनिया में बुरा असर डाला है, लेकिन शैक्षणिक संस्था सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। खासकर छोटे प्राइवेट स्कूलों की स्थिति बेहद खराब है। गया में कई ऐसे स्कूल हैं जो आर्थिक तंगी के चलते हमेशा के लिए बंद हो गए। आलम यह है कि इन खाली भवनों में कहीं दुकानें चलने लगी हैं तो कहीं विवाह भवन। स्कूल में कतार में खड़े छोटे छोटे बच्चे, आगे देखो सब, और सांस्कृतिक समारोह में डांस करती बच्चियां। ये तस्वीरें कोरोना काल से पहले की हैं, जब सब कुछ सामान्य था। स्कूलें चालू थीं और बच्चे हर रोज विद्या के मंदिर में शिक्षा हासिल करने पहुंचते थे। लेकिन अब ये तस्वीर भी देख लीजिए, उजड़े हुए बेंच और डेस्क छत पर यूं ही खुले में पड़े हैं। ये गया के संत फ्रांसिस अकादमी का हाल है, जो आर्थिक तंगी के चलते बंद हो गया है। अब यहाँ दुकान खुल गई है, तो वहीं एक और स्कूल है लिटिल फ्लावर, जो आर्थिक संकट के चलते भी बंद है। शहर के कई स्कूलों की इमारत में अब दुकानें और विवाह भवन चलाए जा रहे हैं। कोरोना काल में हम लोग जो है मकान का किराया दे नहीं पाए हैं, और मकान मालिक का हमेशा रहा है कि भाई किराया दीजिए। कुछ समय तक तो हम लोग किराया देते रहे किसी तरह से, लेकिन अब समस्या ऐसी है कि हम किराया दे नहीं सकते हैं। बच्चे हैं नहीं और बच्चे आ भी नहीं रहे हैं और आने का कोई चांस लगता नहीं है। ये लंबा काल जो आ गया है, जिस कारण से हमें मकान मालिक का मकान खाली करना पड़ा। स्कूल संचालकों की पीड़ा ये है कि सरकार ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए कई क्षेत्रों के लिए कदम उठाए, लेकिन निजी स्कूलों के संचालन की चिंता नहीं की गई। आज जहां शिक्षक परेशान हैं, तो वहीं बच्चों के क्लासेस बंद हो जाने से अभिभावक भी चिंतित हैं। इस निजी विद्यालयों के प्रति सरकार का नज़रिया भी बिल्कुल नगण्य रहा, सुन रहा, निगेटिव रहा। वो सरकार शुल्क फीस नहीं लेने के लिए दबाव बनाती रही, लेकिन निजी विद्यालयों के शिक्षक में कार्यरत शिक्षकों या विद्यालय संचालकों के सहयोग के लिए किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया गया। और ये बड़ी भयावह स्थिति है। ऐसे में तो बच्चों का भविष्य के साथ साथ शिक्षकों का भी भविष्य, जो कि नेशनल बिल्डर माने जाते हैं शिक्षक, उनका आज बहुत ही मुश्किल दौर से वो गुजर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पर विचार सरकार को करनी चाहिए। इस स्थिति से निपटने के लिए कोई त्वरित कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। कोरोना महामारी के बीच सरकार ने गाइडलाइंस में बदलाव करते हुए कई तरह की ढील दी है और बसों से लेकर ट्रेन और सिनेमा घरों को कुछ शर्तों के साथ संचालन की अनुमति दी है। ऐसे में आने वाले वक्त में इन स्कूलों के खुलने को लेकर शिक्षक, छात्र और संचालक आशान्वित हैं, ताकि बाकी बचे हुए स्कूलों में तालेबंदी ना हो। अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। देखिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर भाभी जी उतरी हैं जनता की बात नेता तक पहुंचाने के लिए।